प्रशांत सोच रहा था कि म्याऊ मौसी अब उसके दिल से कुछ बूंदें निकाल लेंगी। वो उसके लिए तैयार था। म्याऊ मौसी ने जल्दी से मुस्कुराते हुए प्रशांत की छाती में वापस हाथ डाला और 10 बूंद खून निकालने की जगह उसका पूरा का पूरा दिल ही बाहर निकाल लिया। प्रशांत बहुत जोर से चिल्लाया। दर्द के मारे उसने आंखें बंद कर ली थी। जब उसकी आंखें खुली तो सामने बुढ़िया के हाथों में उसका पूरा का पूरा दिल था। अरे ये क्या किया तुमने? प्रशांत ने सहम कर पूछा। तुमने तो कहा था ये तुम्हारे हाथ में मेरा दिल। प्रशांत अपनी बात को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग विश्वास नहीं कर पा रहा था जो उसकी आंखें देख रही थी। प्रशांत अब बर्दाश्त नहीं कर पाया और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। यही है वो कीमती चीज जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, कहते हुए म्याऊ मौसी खुशी से झूमने लगी। उसने तुरंत अपने कपड़े उतारे। जमीन पर पड़ा हुआ प्रशांत उसके बूढ़े और जर्जर शरीर को देख रहा था। म्याऊ मौसी ने अपने सीने पर अपने नुकीले नाखून चुभाए और अपने सीने से धड़कता हुआ दिल निकाल लिया। यह देखकर प्रशांत की आंखें फट गईं। फिर म्याऊ मौसी ने प्रशांत का दिल अपने सीने में लगा लिया और देखते ही देखते उसके सीने का घाव भर गया। अगले ही पल म्याऊ मौसी के शरीर में बदलाव आने लगे। वाह, मेरे शरीर ने तुम्हारे दिल को अपना लिया है। देखो, मेरा पूरा शरीर उमंग से भर गया है। अब मैं फिर से अपने आप को तरोताजा महसूस कर रही हूँ। जवान बने रहने का एहसास कितना खूबसूरत होता है। म्याऊ मौसी ने अपने शरीर को आईने में निहारते हुए कहा। वो अब बूढ़ी औरत नहीं बल्कि जवान और हसीन दिख रही थी। फिर उसने अपने बूढ़े दिल को प्रशांत की छाती में रख दिया। प्रशांत का घाव भी तुरंत भर गया, मगर वो म्याऊ मौसी की तरह जवान नहीं हुआ। प्रशांत ये देखकर हक्का बक्का रह गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रशांत ने अपनी कमजोर आवाज में कहा। ओह, मेरा पूरा शरीर बूढ़ा हो गया है। प्रशांत के पूरे शरीर पर झुर्रियां आ गई थी। इस बुरे हादसे में सिर्फ एक अच्छी चीज हुई थी प्रशांत के साथ, और वो ये थी कि अब वो बिल्ली जैसा नहीं दिख रहा था। तुम मेरा दिल वापस करो, कहते हुए प्रशांत ने अपने आप को उठाने की कोशिश की। तुम्हारा दिल अब मेरा हो गया है। गनीमत मानो कि मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए एक दिल दिया है। तुम्हें क्या लगा तुम बिल्लौरी बुआ का मणि चुरा कर आसानी से बच जाओगे? समझ लो ये तुम्हारी चोरी की सजा है, म्याऊ मौसी ने कहा। मेरा दिल मुझे वापस करो, कहते हुए प्रशांत उसके पीछे जाने लगा। म्याऊ मौसी ने खिड़की खोली और छलांग लगाते हुए अगले ही पल गायब हो गई। प्रशांत में अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दौड़कर उसका पीछा कर पाता। अगर मैं यहां से कूदा तो मेरी बची कुची हड्डियां भी टूट जाएंगी। प्रशांत ने यह सोचकर अपने आप को रोक लिया। सीसीटीवी वाले कमरे में बैठे हुए सिंह परिवार के लोगों ने यह पूरी घटना देखी। अगर मैंने अपनी आंखों से यह सब नहीं देखा होता तो मैं कभी भी विश्वास नहीं करता, बलराम सिंह ने कहा। पता नहीं यह किस तरह का गोरख धंधा है, रुद्रांश बोला। क्या उन दोनों ने अभी अपने दिलों की अदला बदली की? क्या ये सब पॉसिबल है? मालनी ने कहा। कियारा को चलकर देखते हैं, बलराम सिंह ने कहा, और तीनों लोग कियारा के कमरे में चले गए। कियारा के कमरे में पहुंचते ही मालनी ने कहा, मेरी बच्ची, शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। इसके घाव तो पूरी तरह से भर गए हैं और चेहरा और उंगलियां पहले की तरह ठीक हो गए हैं। बलराम सिंह ने हैरानी के साथ बोला। तुम लोग एक काम करो, उस प्रशांत को उठाओ और घर से बाहर फेंक दो, रुद्रांश ने बॉडीगार्ड को आदेश देते हुए कहा। अगले ही पल प्रशांत को सिंह परिवार के बंगले से बाहर फेंक दिया गया। प्रशांत की हर एक हड्डी में दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में म्याऊ मौसी का दिल आने से बिल्कुल जान नहीं बची थी। यहां पर बहुत ठंड है,
आज ये हवा मुझे हद से ज्यादा ठंडी लग रही है। कहते हुए प्रशांत ने अपने आप को किसी तरह उठाया और धीरे धीरे चलते हुए गाड़ी में बैठ गया। आज पता नहीं किसका चेहरा देखकर सुबह हुई थी। प्रशांत स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर रखकर अफसोस कर रहा था। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चला गया। प्रशांत जब दुकान पर वापस आया तब दुकान पर नजर डालकर उसने कहा, दुकान और घर अभी भी पूरी तरह से कबाड़ बना हुआ है। अब तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा सफाई करने में। फिर उसने धीरे धीरे बचा हुआ खाना और शराब की बोतलें कचरे में फेंककर सफाई करने लगा। ये एक एक पल ऐसा लग रहा है जैसे एक एक साल के बराबर हो। सोचते हुए सफाई होने के बाद प्रशांत थक हार कर आराम कुर्सी पर लेट गया। लगता है अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, प्रशांत ने हताश होकर खुद से बोला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद उसे भूख लगी। उसने अपने आप को उठाया और सुबह के बचे हुए दाल चावल खाने लगा। फिर वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। थक हार कर प्रशांत अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। अब तो मैं किसी केस पर काम भी नहीं कर पाऊंगा। अब तो मुझे उस कुएं से भी कोई मतलब नहीं है। भाड़ में जाए वो कुआं और उसमें रहने वाला होरी, प्रशांत ने खुद से कहा और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह उसने अपनी नींद में दुकान के शटर पर एक दस्तक सुनी और साथ में एक आवाज, प्रशांत, प्रशांत क्या तुम घर पर हो? वो आवाज प्रिया की थी। प्रशांत ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि दिन हो चुका था। उसे समय का जैसे कोई अंदाजा ही नहीं रह गया था। अब मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे अपने बिस्तर से भी नहीं उठना है। थोड़ी देर में अपने आप प्रिया यहां से चली जाएगी, प्रशांत ने अपने आप से कहा और करवट बदलकर लेटा रहा। 10 मिनट बाद प्रशांत के कमरे का दरवाजा खुला। उठो, यहां क्या आलसियों की तरह बिस्तर पर पड़े हुए हो? प्रिया ने प्रशांत को डांटते हुए कहा। मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी, तुम दरवाजा खोलने क्यों नहीं आए? ये तो मुझे याद था कि तुम घर की एक्स्ट्रा चाबी कहां छुपा कर रखते हो, इसलिए मैं घर के अंदर आ गई, प्रिया ने कहा। लेकिन प्रशांत ने कोई रिएक्ट नहीं किया। प्रशांत, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ना तो तुम मेरा फोन उठा रहे हो और ना ही मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। हुआ क्या है तुम्हें? कहते हुए प्रिया ने प्रशांत के कंबल को हटाया। प्रशांत की हालत देखकर प्रिया चौंक गई और डर के मारे 2 कदम पीछे लेते हुए बोली, अरे तुम कौन हो? बिस्तर पर लेटा हुआ बूढ़ा प्रशांत तकिए का सहारा लेकर बेड पर बैठ गया। मैं कौन हूं अब ये मुझे खुद भी नहीं पता। तुम मुझे एक दरिंदा बुला सकती हो, प्रशांत ने हताश होकर कहा। जानी पहचानी आवाज सुनकर प्रिया ने कहा, प्रशांत, क्या ये तुम हो? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? प्रशांत कुछ नहीं बोला। प्रिया ने प्रशांत को ध्यान से देखा और बोली, प्रशांत, तुम्हारी आंखों में मैंने हमेशा बहादुरी और उत्साह देखा है। आज तुम्हें नीरस और हताश होते देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच क्या है और क्या नहीं। मुझसे बस तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। ये कहते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कसकर प्रशांत को गले लगा लिया। प्रशांत ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों से प्रिया की पीठ थपथपाई। मैंने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लगा नहीं था कि कोई मेरी इतनी फिक्र कर सकता है। आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि मेरी जीने मरने से किसी को तो फर्क पड़ता है। मैं ठीक हूं, बस तुमने मुझे बहुत कस के पकड़ रखा है, प्रशांत ने कहा।
अब सॉरी, प्रिया ने अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा। आगे से मैं तुमसे डेलिकेटली पेश आऊंगी। प्रिया ने अपने आप को प्रशांत से अलग करते हुए कहा। काश तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही पेश आती। ये कहते हुए प्रशांत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। फिर प्रशांत ने प्रिया को सारा किस्सा सुनाया। कुछ समय की शांति के बाद प्रिया ने पूछा, प्रशांत, क्या कियारा तुम्हें पसंद है? अगर कियारा की जगह किसी ने मुझे किडनैप किया होता और मेरी उंगलियां काट ली होती, तो क्या तुम अपनी उंगलियां मेरे लिए देते? प्रशांत ने प्रिया के आंसू पोंछे और बोला, चाहे तुम्हारी 2 उंगलियां कटती या पूरा हाथ, मैं अपने शरीर के हर एक अंग का सौदा करने को तैयार हूं। तुम्हारे लिए मैं अपना पूरा शरीर दांव पर लगा सकता हूं। प्रशांत ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा। प्रिया ने प्रशांत को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और अपने नरम होठों से प्रशांत को किस किया। प्रिया के होंठ प्रशांत के होठों को जैसे ही छुए, प्रशांत को एक अनोखा अनुभव हुआ। उसने भी प्रिया की कमर में हाथ डालकर उसको अपने नजदीक खींच लिया। दोनों की किस गहरी हो गई। प्रिया ने जब अपने आप को प्रशांत से अलग किया तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, प्रशांत, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? प्रिया ने पूछा। प्रशांत ने अपना हाथ प्रिया से हटा लिया और बोला, मुझे पता नहीं कि हमारे बीच क्या है। अचानक प्रशांत को विजय और उसकी बात याद आ गई। क्या पता, शायद मैं तुम्हारे भाई जैसा हूं, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की बात सुनते ही प्रिया तिलमिला गई। क्या बकवास कर रहे हो? अभी कुछ सेकंड पहले हमारे बीच जो हुआ, तुम्हें लगता है मैं अपने भाई के साथ ऐसा करूंगी? कहते हुए प्रिया गुस्से में बिस्तर से खड़ी हो गई। प्रशांत को भी अपनी नासमझी का एहसास हो गया। अपने आप को देखो प्रिया, तुम हसीन और जवान हो। ये लेदर की पैंट और जैकेट तुम्हारे ऊपर कितनी जच रही है। और अब मुझ पर नजर डालो, मुझ जैसे बूढ़े से तुम्हें क्या मिलेगा? प्रशांत ने पूछा। एक बात कान खोलकर सुन लो प्रशांत कुमार मिश्रा, तुम चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगी। समझ में आई मेरी बात? प्रिया ने अपने हाथ कमर पर रखते हुए पूछा। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, जी हुजूर। चलो अब जल्दी से उठो और ढंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूं। प्रिया ने कहा। कहां जाना है? प्रशांत ने बेड से उठते हुए बोला। तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलूंगी जहां तुम्हें फिर से जवान बना दिया जाएगा, प्रिया ने कहा। यह सुनकर प्रशांत हैरान रह गया। उसके चेहरे पर ताज्जुब के भाव देखकर प्रिया ने कहा, गाड़ी में बैठो, रास्ते में समझाती हूं कि कहां जा रहे हैं। अब बताओ, तुम मुझे कहां लेकर चल रही हो? प्रशांत ने गाड़ी में बैठते हुए प्रिया से पूछा। हॉस्पिटल, तुमने कहा ना उस औरत ने तुम्हारा दिल बदल दिया है। हम डॉक्टर से कहकर तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेंगे। रोज हजारों एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई ना कोई डोनर मिल ही जाएगा। चाहे मुझे कितना भी पैसा क्यों ना देना पड़े, मैं तुम्हारा इलाज करवा कर रहूंगी, प्रिया ने गाड़ी चलाते हुए कहा। यह सुनकर प्रशांत की भी उम्मीद जाग गई। क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? प्रशांत ने पूछा। यह तो मुझे नहीं पता, मगर ट्राई करने में तो कोई नुकसान नहीं है, प्रिया ने कहा। अस्पताल पहुंचते ही प्रिया ने डॉक्टर से बात की। प्रशांत ने देखा कि प्रिया ने अस्पताल में कितनी भागदौड़ की है। प्रशांत के बहुत सारे टेस्ट हुए, जिसमें लगभग पूरा दिन बीत गया। शाम को प्रशांत और प्रिया को डॉक्टर ने अपने कैबिन में बुलाया। हम हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, डॉक्टर ने प्रिया को देखते हुए कहा। यह सुनकर प्रिया और प्रशांत दोनों हक्का बक्का रह गए। मगर ऐसा क्यों? आप जितना पैसा कहेंगे मैं देने को तैयार हूं, प्रिया ने डॉक्टर से कहा। देखिए, यह बात पैसे की नहीं है, डॉक्टर ने प्रिया को जवाब दिया। इनके शरीर के सारे अंगों ने लगभग काम करना बंद कर दिया है।
हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं और उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। एक किडनी खराब हो गई है और दूसरी सिर्फ 50% फंक्शन कर रही है। यही हालत लीवर की भी है। धीरे धीरे शरीर के अंदरूनी अंग बेकार होते जा रहे हैं। इनका दिल एकदम ठीक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स की फाइल प्रिया को पकड़ाते हुए कहा, यह नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रशांत डॉक्टर से बोला, सारी रिपोर्ट्स आपके सामने है। डॉक्टर ने अपना चश्मा एडजस्ट करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। हताश होकर प्रिया और प्रशांत हॉस्पिटल से बाहर आ गए। क्या बूढ़े लोगों की जिंदगी नहीं होती है? एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, प्रशांत ने बोला। प्रिया ने उसकी बात को अनसुनी करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है उस औरत को हम पकड़ सकते हैं जिसने तुम्हारे दिल से अदला बदली की थी? प्रशांत ने कुछ सोचा और कहा, उसको पकड़ना नामुमकिन तो नहीं है। उसकी शक्ल अब बदल चुकी है। शायद सिंह परिवार के सीसीटीवी कैमरा में उसकी फुटेज हो। ठीक है, मैं कियारा के घर जाकर सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें लेकर आती हूं, फिर उस तक पहुंचेंगे, प्रिया ने कहा। प्रिया अपनी गाड़ी से कियारा के घर की तरफ चली गई। प्रशांत टैक्सी से अपने घर आ गया। दिन भर की थकान से प्रशांत को नींद आने लगी थी। वो बेड पर लेट गया। प्रशांत अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि कमरे में काले रंग का धुआं भरने लगा। धीरे धीरे वो धुआं काले साए में बदलने लगा। अब तुम यहां क्यों आए हो? प्रशांत ने होरी से पूछा। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ लेने नहीं, बल्कि देने आया हूं। होरी की भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। क्या देने आया था होरी? क्या होने वाला था अब प्रशांत के साथ? क्या वो प्रिया के साथ मिलकर म्याऊ मौसी तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।